जय हिंद दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब एसएससी जीडी के लिए मॉक टेस्ट। तो देखिए, मॉक टेस्ट के लिए क्वेश्चन उठाना कहीं से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कहीं से 4-6, कोई किसी किताब से उठाया, कोई कहीं से उठाया, कोई क्वेश्चन उठाया, 20 क्वेश्चन बनाए और मॉक बना के तैयार कर दिया। बट देखिए, जैसे ये जो घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब है, घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब, इसको क्या होता है, आप यहाँ पे जब देखेंगे ना किताब, बहुत सी किताबें कोई जिसके दिमाग में आया, बैठा है तन्हाई में, सालन मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कहीं से इधर से क्वेश्चन बनाना कोई जरूरत है, किसी किताब से क्वेश्चन चुराए, 20 क्वेश्चन कर दिए, क्वेश्चन किताब मॉक बन गया। लेकिन जो घटना चक्र पब्लिकेशन है, ये पूरी टीम लिखती है, इसको पूरी टीम लिखती है। कितने लोग हैं इन्होंने? इंद्र बहादुर सिंह यादव, अजीत कुमार पांडे, विनय मिश्र, कृष्ण का, मतलब पूरा कम से कम 12-13 लोगों की पूरी टीम होती है। ये पूरी टीम लिखती है, यानी कि कोई भी किताब बना रही है तो ये लोग, कोई एक इकलौता बना रहा है, कोई ज़्यादा लोग बना रहे हैं। तो घटना चक्र पर इसलिए ज़्यादा टेस्ट किया जा सकता है कि ये कोई एक बंदा नहीं लिखता, इसको पूरी टीम लिखती है, और टीम में गलतियां होने की गुंजाइश कम होती है, और मॉक भी अच्छे लेवल का होता है। घटना चक्र पब्लिकेशन अपने आप में जाना माना पब्लिकेशन है, ठीक है, मैं तो इसी को प्रीफर करता हूँ। चाहे मैंने तुमको आप लोगों को बताया भी था, घटना चक्र का है कि क्या ले लो, एसएससी का सामान्य अध्ययन, जिसमें 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वही लगाओ, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ आपका एसएससी का, जिसमें 10 मॉक दे रखे हैं। कितने मॉक हैं? 10। अब ये तो आप खरीद लेंगे, 90 रुपये प्रिंट है, 20% डिस्काउंट, यानी 72 रुपये का मिल जाएगा आपको, 72-75 जो भी ले, ठीक है। अब इसके मैं जितने भी सेट हैं वो कराऊंगा। इसमें लेवल क्या होगा? लेवल तो आसान है, जीडी है, लेवल आसान है, जीडी है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि उलझा देंगे, समय खर्च कर देंगे। आप देख रहे हैं कि मिनट हैं आपके पास 60, क्वेश्चन है 80, मिनट हैं 60, क्वेश्चन है 80, तो उनको सॉल्व करने के लिए समय की भी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि आपको उन्हीं मतलब टाइम की बाउंडेशन ही ना हो, टाइम की तो बाउंडेशन है। तो मैं इन पे प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आपको सॉल्व करने हैं और कैसे कैसे नहीं करने हैं, ठीक है। ये वाली किताब आप, इसमें क्या होगा कि जीएस और हिंदी नहीं कराऊंगा, जीएस और हिंदी नहीं कराऊंगा, क्योंकि जीएस और हिंदी के लिए आप यहाँ से किताब से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कराऊंगा कंप्लीट आपका मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि सॉल्यूशन कहाँ की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स और रीजनिंग में। जैसे हिंदी का कोई क्वेश्चन है, हिंदी में लिखा है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ की आत्मकथा है, किसकी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। अब बताओ इसमें क्या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है? या तो आपको पता है स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो इन पे तो आप खुद काम कर लेंगे। या कोई भी संख्या जैसे लिखा है, हिंदी का भी लिखा है, इसका भी लिखा है, इसमें इंग्लिश की भी दे रखे हैं, लेकिन जिसे इंग्लिश करनी है वो इंग्लिश कर लो, जिसे हिंदी करनी है वो हिंदी कर लो। जैसे एक मुहावरा लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है। लिखा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है, अतीत पर गौरवान्वित होना, संकट के समय पिछले दुख की याद करना, संकट के समय पिछले सुख की याद करना, अत्यंत प्रसन्न होना। पिछले दुख याद करना, समझ में आया? संकट के समय पिछले दुख की याद करना, समझ में आया? छठी का दूध याद आ जाना, समझ में आया? तो मेरी बात को समझो। अब इन क्वेश्चन की सॉल्यूशन की आवश्यकता है नहीं, सॉल्यूशन की आवश्यकता कहाँ है? जैसे आपको ये पता था कि जो गांधी जी की बुक्स थी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ, ये आपको पता तो ठीक है, कि नहीं पता तो आंसर आ ही नहीं सकता। पता थी तो ठीक, नहीं पता थी तो आंसर आ ही नहीं सकता, लेकिन मैथ्स में आ सकता है, मैथ्स में इधर का उधर करके आंसर आ सकता है, तो हम इस पे काम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन को मैं कई तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या वही होगी, वह संख्या ज्ञात करें। इन्होंने कहा है कोई संख्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ दिए, यदि कोई संख्या, मान ली कौन है? पी, संख्या कौन है? तो संख्या के 40%, पी का 40% में कितना जोड़ दिया जाए? 165, तो संख्या पी ही प्राप्त होती है, ऐसा कहा है इन्होंने। इनकी लैंग्वेज का मतलब यह है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होगी, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह संख्या आपने क्या मान ली? पी। तो यह हो जाएगा पी गुणा 40/100 प्लस 165 बराबर पी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 से काटूंगा 20, 2 से काटूंगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 2p/5, 2p/5 माइनस पी बराबर माइनस के 165। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5p आ जाएगा, माइनस के 3p बचेगा, अरे 5 एलसीएम लेंगे तो माइनस के 3p/5 बराबर माइनस के 165, माइनस से माइनस कट जाएगा तो p बराबर आ जाएगा 165 गुणे 5/3। 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 पंजे 15, और p बराबर 55 250, 55 275। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका एक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि उन्होंने कहा था वो संख्या कौन सी होगी तो p होगी, ऐसे भी आंसर आ जाना चाहिए था। ये भी सोच नहीं पाए, कोई बात नहीं,
हाँ हाँ, तो यूनिट का मान निकालो फिर, तो नेगेटिव में आ जाएगा, तो उधर भी तो आ तो गया नेगेटिव, उधर भी तो नेगेटिव बचे। चलो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, ठीक है। एक तरीका ये है, लेकिन इस तरीके से आप अच्छा लेवल का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपको क्या सोचना चाहिए था, वो मैं बता रहा हूँ। तो मैं बताऊँ, ये एसएससी जीडी का पहले मॉक का पहला ही क्वेश्चन है, पहले मॉक का पहला ही क्वेश्चन है, ये मॉक 1। अब यहां पर देखिए कि इस क्वेश्चन को आप और क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को आप और एक बात बताएं, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन पे मत भागो, हर तरीके क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। पता है बहुत टफ टफ क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी वाला नहीं कर पा रहे हैं, क्या फायदा है ना। क्योंकि पता है एक टेक्निक होती है, जैसे मैं आपसे कहूं कि बाहर से पत्थर लाने उठा उठा के, बाहर से पत्थर लाने उठा उठा के, और एक पत्थर का 10 रुपये दूंगा मैं आपको, एक पत्थर का 10 रुपये दूंगा। पत्थर है इतना भी छोटा, मेरी बात को ध्यान सुनना, पत्थर इतना भी छोटा है, इतना भी बड़ा 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 है, और एक पूरा बड़ा इतना भी बड़ा पत्थर है। तो आपसे कहा कि एक पत्थर का रुपए मिलेंगे 10, तो कौन से पत्थर लाओगे? बड़े बड़े क्यों नहीं लाओगे? जे लाओगे ना, ऐसे ऐसे लाओगे ना, ध्यान सुनना, ऐसे लाओगे ना, तो क्वेश्चन जब पेपर में बैठोगे तो हर क्वेश्चन की वैल्यू बराबर है, हर क्वेश्चन की वैल्यू बराबर है नहीं है, तो बड़े क्वेश्चन फोकस करोगे कि आसान क्वेश्चन फोकस करोगे? पहले आसान निपट जाएंगे। मान लो अगर ये बजरी खत्म हो जाएगी छोटी छोटी, फिर इस पर फोकस करेंगे, फिर इस पर पता चले कि इतना बड़ा ला रहे हैं, उसी के नीचे दबे पड़े, उठी ना पाने, लो मर गए, क्या करोगे? पहले छोटे छोटे पे, जहां से नंबर गेन करना है, जहां से नंबर गेन करना है। अब पता चले एक ही बड़े क्वेश्चन फंसे बैठे, सॉल्व भी नहीं हो रहा है और आपका मोरल डाउन हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं जब पेपर देने जाओ, जैसे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपके, तो ये ठान के जाओ कि 10 क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा और 10 क्वेश्चन गलत करके आऊँगा। इसका बड़ा फायदा मिलता है। पेपर में जब जाओगे तो ये बात सोच के जाना कि 10 क्वेश्चन गलत करके आऊँगा और 10 क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा। क्यों? अगर पहला ही क्वेश्चन आया, सुनो, 2 रीजन हो सकते हैं। एक बंदा ये कह रहा है कि मैं पूरे करके आऊँगा, 50 में से 50 या 100 में से 100, ये उसने ठान रखा है, अपने अंदर आत्मविश्वास बना रखा है कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन करके आऊँगा। मान लो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया, नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन ऐसा फंस गया कि सॉल्व करने के बाद गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका मोरल डाउन होगा, उसका दिमाग खराब होगा। और हम जैसे क्या कहेंगे, हम तो कह के आए थे ना मोहल्ले वालों से, सबसे, अपने आप से, 10 क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा, 10 क्वेश्चन गलत करके आऊँगा। पहला गलत हो जाए, अभी तो 9 और गलत करने हैं, दूसरा फिर गलत, अभी 8 और गलत करने हैं, तीसरा फिर गलत, अभी 7 और गलत करने हैं। साला मोरल डाउन नहीं होगा। 2 नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी 8 और छोड़ने हैं, 5 भी क्वेश्चन छूट गए, अभी कह रहे तो 5 और छोड़ने हैं, अभी तो टारगेट में मेरे में है ना। तो ये वाले के बंदे का भी मोरल डाउन होगा। 5 गलत हो गए ना, अभी तो 5 और गलत करने हैं, 5 छूट गए ना, अभी 5 और छोड़ने हैं। लेकिन जो बंदा कहे गया पूरा, वो पूरे करेगा। और एक बात बताओ, राजा हरिश्चंद्र की औलाद तो है ना, जो कह के आए वो नहीं करेंगे। 100 में से 100 आ रहे होंगे तो सब कर देंगे। बस अपने आप को ना, ऑल इज वेल, अपने आप को मेंटेन रखना है। एग्जाम में बैठ के अपने आप को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात होती है। समझ में आया? तो हम तो ये कह के जाते हैं भाई 10 छोड़ के आना है, 10 गलत कर रहे हैं, लोग क्या करोगे? 80% कराओ, सिलेक्शन हो जाए। कोई माई का बाप नहीं, किसी का माई का बाप होता है, माई का लाल होता है माई का लाल होता है कोई माई का लाल रोक सकता है आपका? 80% सिलेक्ट, 80% आप पेपर में कराओ, अच्छा कोई नहीं रोक सकता। 80% सिलेक्शन है, 80% से 80 है ना, 64 क्वेश्चन कराओ, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। जीडी में 80 क्वेश्चन है, 80% 64 क्वेश्चन कराओ आप, सही 64 क्वेश्चन कराओ, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से, कोई नहीं रोकेगा। 80% हो जाता है तो भी तो करना, 10% छोड़ के आना है, 10% गलत करके आने, लो क्या करना है, इन पे काम करना है। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैं इसको समझा रहा कि अब इसे और कैसे कर सकते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब ये पी मानने की बीमारी खत्म गई। पी क्या मानते थे एक्चुअली? पहले एक्स मानते थे। क्या मानते थे? तो मैंने एक्स और गुणा का निशान एक जैसा लगे, इसलिए मैंने पी मान दिया। एक बात बताऊं, एक्स ना होता अगर उसकी वैल्यू होती, किसी की भी जिंदगी में जो एक्स है वो एक्स ही ना होती या ना होता अगर उसकी वैल्यू होती। उसकी वैल्यू नहीं थी ना, तभी तो वो एक्स है, वरना प्रेजेंट नहीं होता। इस बात में गहराई है, लोग समझते नहीं है। एक्स कोई है तो वो क्यों है? अगर आपकी जिंदगी में उसकी वैल्यू या उसकी जिंदगी में आपकी वैल्यू होती तो वो एक्स होती, ए एक्स होता, प्रेजेंट होता ना। वो एक्स क्यों है? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू होती तो क्या एक्स होता? तो बताओ सवालों में क्यों एक्स को लाके घुसेड़ रहे हो खामोखा बिना मतलब के? एक्स की वैल्यू ही नहीं है। जब नहीं है तभी तो एक्स है, और जिसकी वैल्यू नहीं है हम उसको ला रहे हैं। आजा, मर जाओगे, निपट जाओगे। समझ में आया? अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब इसी सवाल को करने का दूसरा तरीका क्या होना चाहिए था? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए था?
सवाल को देखिए, सवाल देखिए ऑप्शन से देखिए, कह रहा है 250, तो इसका मतलब पी माना था, तो क्या 250 का 40%, 250 का 40% प्लस 165, क्या ये 250 आएगा? क्यों? अब हमें पता है ना 250 का 40% 100 आता है, और 100 में 165 जोड़ोगे 265 नहीं आया, ठीक है। 284 का 40% डेसिमल आएगा तुरंत। अरे ये दिमाग में नहीं निकलेगा, 250 का 40% नहीं निकला मर जाएंगे हम। अगर 250 का 40% दिमाग में नहीं निकला मर जाएंगे। 250 का 40% कितना होगा? 100, 2 जीरो खत्म, 25 चौका 100, और 250 100 में 165 जोड़ेंगे तो 265, 250 नहीं हो रहा, इसका 40% निकालेंगे डेसिमल आएगा, आएगा नहीं आएगा? 275 बचाओ, 225 बचाओ, एक को चेक कर लो, दूसरे की मजबूरी है। 225 चेक कर लूं, 225 का 40%, 22 22.5 होता ना, 22.5 चौक कितना होता है? 90। याद है मैंने 22.5 का पहाड़ा 4 तक सिखाया है। 45 दूनी 90, 22.5 दूनी 22.5 दूनी 45, और 45 दूनी 90, कैंची से आता है 22.5 चौका 90, और 90 में 165 जोड़ेंगे तो 255 आ रहा है, 225 नहीं, ये भी गलत। तो उस ऑप्शन करेक्ट होना उसकी मजबूरी। इस बात को बिना लिखे सोच सकते थे, बिना लिखे सोच सकते थे। फिलहाल मैंने पीवी बता दिया, फिलहाल मैंने पीवी बता दिया। आगे बढ़े, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मत चलाओ टाइमर, कोई बात नहीं। अब इसको सवाल को सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो, चला दो, चलाने एक बार करना इसको सॉल्व, बड़ा आसान है। अट्ठाईस तो ऑप्शन भी नहीं है, गुणा 10, निपट गए तुम, कंडे काले हो गए, बच्चा कुछ नहीं। जिनका भी 10 आंसर आ रहा है वो मर गए, यू आर खत्म। आंसर बोलो। 7/18, चलो 10 आएगा। 47 सेकंड हो चुके हैं, चीजों को समझो, आप भी समझो इस चीज को कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। बोर्ड मार्क्स तो पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की है, बोर्ड मार्क्स क्वेश्चन गलत करके बैठोगे। कितना आया डी वाला? 11 से 7/9, तुम्हारा कितना आया? 10। मैं सब बताऊं समझाऊं, जब बोर्ड मार्क्स होता है तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट ऑफ मतलब जो का होता है पहले इसे सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो तो हम काम करते नहीं, हम काम करते हैं भागों पे। हम बोर्ड मार्क्स पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं भागों, भाग और गुणा पे, भाग और गुणा पे। लेकिन इनमें क्या होता है, ये लिखा है 9 - 2 × 2 डिवाइड 6, ये का है ना, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में ऑफ, इंग्लिश में क्या होता है? ऑफ। तो पहले इसको सॉल्व करना होता है, यानी कि पहले इसको सॉल्व करना होगा। पहले अगर का या ऑफ है ना तो पहले इसको सॉल्व करना होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उस पे पहले इस ऑफ पे काम करना होता है। कुछ लोगों ने इसका गुणा तो कर दिया, आपका 10 आंसर आ रहा है, इसका मतलब आपने गुणा कर दिया और 6 को फिर बटे में ले आए, 6 नहीं आएगा, 18 बटे में आएगा, +3, क्योंकि पहले इसका सॉल्व करना है, पहले इसको सॉल्व करना होता है। ये 9 - 2 × 2 भाग 18 +3, यही आएगा। तो 9 - 2 × 2, लो ऐसे मैं बिल्कुल कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ये भाग है तो नीचे 18 जाएगा, +3, समझ में आया? तो 9 - 2/9, अरे 2 से काट दूं, 2/9 +3, यही आएगा। तो 9 3 12, 9 3 12 - 2/9, यही आया। अरे 9 और 3 12 - 2/9, कुछ लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पता है क्या होता है? सुनो सुनो सुनो, यही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो यही है कि अगर इसको सॉल्व करने बैठ गए 12 - 2/9, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 9 एलसीएम लेंगे, फिर 12 नेमा 108 - 2, यानी कि 100। अरे पेज को खाली करो तुम, इस पे क्लिक करो अलग, ठीक है। अब आ रहा है 106/9, अब इसको भाग करेंगे। यही प्रॉब्लम है मेन, नहीं समझते हैं बात को,
समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे 9, तो फिर इसको जाएगा 9 एकम 9 बच्चों 1 16, 9 एकम 9 7/9 कहेंगे जी आंसर। भाई साहब निपट तो आप यहां रहे हो, आप निपट तो यहां रहे हो, कैलकुलस में निपट रहे हो, कॉन्सेप्ट में नहीं निपट रहे हो। अगर आपको इसको सॉल्व करने ऐसे करना पड़ता, मैं बताऊँ एक बात तुमको, जी 1 से कम है तो 11 में से 1 जाएगा, सॉरी 12 में से 1 जाएगा 11, ये 12 है ना। अरे ये 1 से कम है 2 से कम है, 1 से कम है ना, तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 11, और 9 में से 2 जाएगा 7/9। मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं, इस चीज पर आंसर तो आ गया ना। और का मतलब भी समझ गया अगली बार, अगर का या ऑफ आएगा तो पहले उसको सॉल्व करना है, का या ऑफ आएगा तो पहले उसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि इसको 6 नीचे ले गए, भाई गुणा में 3 भी है, गुणा में 3 भी है। मैं आपको समझाऊं, इस पे काम कर रहा हूं कि अगर कैलकुलेशन ऐसे काम आएगी तो कैसे करना है सॉल्व, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे काम कराने जा रहा। बोर्ड मास का क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बट प्रॉब्लम क्या आ गई, कैलकुलेशन सही नहीं है, कैलकुलेशन सही नहीं है। और जहां जहां देखिए, अब मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूं, तो जहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन में वो मैं बताता रहूंगा। जैसे मेरी बात को सुनना, 12 - 3 सही, सुनो 12 - 5/7 लिखा होता, 12 - 5/7। अगर आपने मेरी बात नहीं सीखी, अब मैं कह दूंगा 11 सही 2/7, मैं ऐसे बोल दूंगा और आप क्या बोलेंगे, 7 लिया एलसीएम, ठीक है, 12 × 7 = 84 - 5 ठीक है, 84 × 5 = 79 ठीक है, 7 से भाग किया 11 सही 2/7 ठीक है। तुम में और हमें बहुत फर्क है, इस बंदे में और इस बंदे में जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? और ये नंबर और बड़ा कर दिया तो मर जाओगे। मैंने कह देता 19 सही 13/19 ले भैया, हम क्या लिखते 18 सही 6/, अब वरना उस बंदे सुना 19 की गुणा करेगा 361, निपट जाएगा, कहां बचेगा, मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास, बचेगा कुछ? मैं आपको दिखा रहा हूं, आ रहा है ना ऐसे, आ रहा है नहीं आ रहा है? क्यों, 19 में से पूरा एक है ना, 1 से कम है ना, तो 19 में से 1 घटा दो, कितना मिलेगा 18। अब इसका उल्टा होना है, तो 19 में से क्या निकलेगा 13, क्या बचेगा 6/19। अगर यहीं पर होता क्या कि 19 सही 2, सुन लेना मेरी बात को, 12 - 2 सही 5/7, इसका आंसर तो आ गया ना, इसको हटाओ। अगर मैं ये नंबर लिख देता 12 - 2 सही 5/7, इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, इसको भी समझ लो। 12 - रुक जाओ, 7 दूनी 14 और 5 19/7, यही तो सॉल्व करते हैं लोग। फिर करते हैं 7 एलसीएम लेते हैं, पहले प्रॉपर तरीका समझो। तो 12 × 7 = 84 - 19, अब 84 में से 19 घटाएंगे कितना मिलेगा, अरे कितना मिलेगा 65 मिलेगा, और 65/7, फिर 7 से भाग करेंगे 7 नेमा 63 2/7, दिस इज आंसर। मैं तुमको एक बात बताऊं, ये 3 से कम है 2 से कम है, ये नंबर 2 से कम है 3 से कम है, तो 12 में से 3 घटा दो कितना मिला 9, 7 में से 5 घटाओ 2/7, दिस इज द आंसर। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, नहीं समझे बात को तुम, मैं बता रहा हूं, इन चीजों को समझ लो, काम कर लो, घटाना पिटाना उठाना आता नहीं है। फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, कहां से हो जाएगा सिलेक्शन, हमें कह रहे कॉन्सेप्ट चीज क्लियर नहीं है, हमारी कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है। 250 किलोमीटर चले नहीं, दिल्ली ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलेगी। पहले अपने आप पे काम करना पड़ेगा, कितना कैलकुलेशन में काम करना, अपने आप पे काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हम कुछ कर पाएंगे, है ना। लेकिन हम सीखेंगे। तो अगला नंबर मैं एक लिखूंगा, आप अगर ये बीमारी खत्म कर दोगे ना, ये नंबर ये देखना कितने से कम है, 2 से कम है 3 से कम है, तो 3 हटाओ ना, और 12 में से 3 जाएंगे कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 12 में से 3 जाएंगे कितना मिलेगा, और 7 में से 5 गए 2/7। अब बताओ इस बंदे में उसमें कितना फर्क पड़ेगा। मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं आपके लिए, और आप देखना कितनी स्पीड से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं। वरना पूरा प्रॉपर तरीका भी दिखा दिया मैंने, पूरा प्रॉपर तरीका भी दिखा दिया। मैं नंबर लिख रहा हूं 31 - 3 सही 5/7, ले भैया, क्या आएगा 28 सही 2 कितना फर्क आ गया, 31 में से 4 जाएंगे 27, 27 सही 2 कितना फर्क आ गया, जरा सी कैलकुलेशन में कितना फर्क आ गया, और कंफ्यूजन कितना दूर हुआ, नहीं आया समझ में। और लिखूं नंबर 49 सही 19/17/15, 49 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा 19,
ऊपर 17 है और बढ़ा लो, कम करो, एक काम करो, इसको 13 कर लो, इसको क्या कर लो 13। ये नंबर भी तो देखना पड़ेगा कितना है, एक देखो अब ये 20 से कम है नंबर, ये नंबर 20 से कम है। अगर नंबर 20 से कम है तो 49 में से 20 जाएंगे कितना मिलेगा 29। कितना मिलेगा 29 सही 2/15। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, मगर मुझे पता है कि आप एक गलती करोगे, वो गलती क्या है मैं समझा रहा हूं अभी। देखो इसमें 49 में से 20 जाएंगे, ये नंबर जो भी है वो 20 से कम है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये नंबर किससे कम है, ये नंबर किससे कम है। और 49 में से 20 जाएंगे कितना मिलेगा 29, और 15 में से 13 गए 2/15, अरे 15 बन जा, ये आंसर है। आप फंस सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन सही वाला बोलूं फिर एक गलत बोलूंगा। नंबर है 57 माइनस 7 9/13। उनचास सही 4/7। ये नंबर किससे कम है 8 से कम कि 7 से कम, 8 से कम है ना, तो 57 में से 8 निकालोगे 49, और 13 में से 9 निकाले 4/13। और भाई साहब एक बात बताऊं ईमानदारी वाली बात, ये कहते ना 57 माइनस 13 7 91, 91 और 9 100/13, फिर 13 और 57 की गुणा करोगे, समझ रहे हो इस बात को, नपैद हो जाओगे, नपैद बचोगे नहीं, कहां गए। ये है सॉल्यूशन है 57 और 13 पंजे 65 650 और 13 7 91 741। 741 में से 100 घटाएंगे 641, और 641/13 तो कहीं आएगा। समझ रहे हो इन चीजों को, लेकिन नहीं देखते नहीं हम लोग। लेकिन ये चीज कहां से आएंगे मॉक से लाके, क्योंकि मॉक में क्या होता है हर तरह की कैलकुलेशन आती है, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, कभी किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, तो अगली बार कर पाओगे। लेकिन एक बात का जो ध्यान देने वाली बात है वो बता देना। नंबर कहा 5 माइनस 2 सही 5/3, ये नंबर है। अब बताओ इसको सॉल्व करो। बोलो कराएं। देखिएगा आपको जो तरीका सिखाया था उस पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप मर जाओगे। ये 2 से कम है, 2 से कम है या 3 से कम है, आप कह रहे हो 3 से कम है, मैं दिखा रहा हूं सुन लो, मैं दिखा दे रहा हूं। आप कह रहे हो 3 से कम है तो आपका आंसर आना चाहिए अच्छा ये 3 से कम है, तो 5 में से 3 निकाले बच्चे 2, और 3 में से 5, अच्छा 3 में से 5 घट जाए जी, 2 3 से कम नहीं है अंधो, ध्यान से देखो ये क्या लिखा है 5 माइनस 2 3 6, 2 3 6 और 5 11/3 लिखा है नहीं लिखा है। और 11/3 पता है क्या होता है 5 माइनस 3 3 9, 3 3 9 2/3 ये होता है। समझ रहे हो। अरे फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, जरूरी है ऐसा नंबर लिखा हो। एक बात बता रहा हूं लेकिन होगा नहीं, नॉर्मली फ्रैक्शन होती है तो फ्रैक्शन के टर्म में लिखी होती है। मैं बता रहा हूं ऐसा मिलेगा ही नहीं, ये महा बकलोल आदमी होगा अगर ऐसे कोई फ्रैक्शन लिख रहा है। एक बात बताओ, मैं 11/3 को अगर मुझे ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, महाबकलोल आदमी होगा अगर ऐसे लिखेगा तो, गणित का तो गा नहीं पता होगा और मैथ का एम, अगर ऐसे लिख रहा है फ्रैक्शन को, अगर 11/3 को ऐसे ऐसे तोड़ेंगे हम, 11 को ऐसे तोड़ेंगे प्रॉपर तरीका 3 3 9, ये तो तोड़ेंगे, ये जी तोड़ेंगे 3 दूनी 6 5/11, तो और नहीं लिख लो 3 1 सही 3 एकम 3 और ले 6/3 ले, ऐसे लिख लो, पता नहीं का कल 8/3 ले, ऐसे लिख लो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन लिखने का शुद्ध रूप क्या है, अगर 11/3 है तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे, ये है ना फ्रैक्शन लिखने का, तो हमेशा ऐसी लिखी होगी। आज क्या हमेशा लिखी होगी, आज नहीं हमेशा लिखी होगी। अरे लिखी होगी नहीं लिखी होगी, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसे फ्रैक्शन लिख सकते कोई, आ गया ऐसा तो ध्यान नहीं दिया तो वही बकलोल आदमी है। एक बात बताओ, इसका फ्रैक्शन लिखोगे ऐसे लिखोगे, ये लिखोगे या ये लिखोगे, अगर इसका फ्रैक्शन लिखने के लिए कह दिया जाए तोड़ के तो ये लिखोगे ना, ये लिखोगे ना या ये लिखोगे, तो ऐसा कभी नंबर मिल ही नहीं सकता। अंश बड़ा यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो ही नहीं सकता डिनोमिनेटर से। अगर
फ्रैक्शन में तोड़ के लिखा है उन्होंने ऐसे, वैसे लिख दिया जाए अब वो अलग बात है, लेकिन अगर सही में लिख दिया है कि 2 सही 5/7 इस तरीके से लिखा है, तो ये नंबर जरूर, ये नंबर छोटा बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। तो मतलब हमारा तरीका सीधा चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्या चलेगा? हमने कहा 49 - 12 सही 17/21। ले भैया, ये कितने हैं? 13। ये 12 से कम है कि 13 से कम है? ये नंबर डेफिनेटली 1 से कम ही होगा, हमेशा हमेशा। ऐसा हो ही नहीं सकता एक नंबर से ज्यादा हो ये वाला। तो 49 में 13 का कितने मिले? 36। 21 में 4/21। दिस इज द आंसर। अब बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब कभी फंसोगे? कभी कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। अब बढ़े आगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, क्वेश्चन 2 सॉल्व किए, लेकिन तरीके कितने समझे? आप तरीकों पे बात करो, क्वेश्चन तो कम है ज़्यादा कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। अच्छा, अब वो भी मतलब का मतलब पहले होता है, उसी को सॉल्व करना होता है, वरना बोर्ड मार्क्स लगा देते सिर्फ। का मतलब समझ में आया ना, कि अगर क्वेश्चन नहीं किया होता तो फंस जाते। कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है और उनका महत्तम समवर्तक 8 है, इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? आपको एक बात याद होगी, मैंने एलसीएम और एचसीएफ समझाया था। एलसीएम होता है भतीजा और एचसीएफ होता है दादा। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, यानी भतीजे घर में एक ऐसा प्राणी होता है जो सब बजाते हैं, जिसको सब पीटते हैं। मतलब एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबर से कटता है। दादा एक ऐसा नंबर होता है सबको पीटता है, मतलब दादा यानी एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबर को काटता है। ये वाली बात बताई थी नहीं बताई थी? एलसीएम एचसीएफ। अब मैं इसको समझा रहा हूं। 640, वेरी गुड। देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है? अगर पहली संख्या मतलब जो ए है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक संख्या 1 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कोई दिक्कत है? और इनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है? और हमें पता है एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समवर्तक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबर को काटता है। सब नंबर को एचसीएफ हर नंबर में मौजूद होता है। यही मैंने तरीका बताया था, आपको याद हो, एलसीएम और एचसीएफ, दादा और भतीजा। एक तरीका था अपना, दादा और भतीजा। देखिए, भतीजा परिवार में एक ऐसा प्राणी होता है जिसका मन करता है उसका घंटा बजा देता है। जैसे दिमाग खराब चाचा का, उसने बजा दिया बुआ का, उसका सब बजाते रहते हैं उसको, भतीजा वो है। यानी कि और वही होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब भतीजा। सबसे परिवार में सबसे छोटा कौन होता है? लीस्ट, भतीजा ही होता है। उसको सब बजाते नहीं बजाते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो सब नंबर से कटता है, सब नंबर से कटता है, यानी सबसे पिटता है, कटता है, बातें की, ठीक है। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दादाजी घर में एक ऐसे प्राणी होते हैं जो सबको पीटते हैं। दादा को पीट लोगे तुम तो तुम्हारे बाप को बेदखल कर देंगे। जमीन इनके नाम में है, दादा के, और तुमने ज़्यादा कुछ गड़बड़ करी तो तुम्हारे बाप भी रोड पे आएंगे। नहीं आएंगे? अगर दादा जिंदा हैं, जमीन किसके नाम में है? दादा प्रॉपर्टी किसके नाम में है? हम भी रोड पे, बाप भी रोड पे। अब बाप जो चप्पलों से मारेंगे ना हालत खराब हो जाएगी। बाप कह देंगे मैं इसको अपना बेटा मानने से इनकार करता हूँ बात खत्म। सुनो, एचसीएफ कितना है? 8। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है हर नंबर मौजूद होता है, तो यानी 8 यहां भी होगा और 8 ये नंबर कितना हो गया अपने आप? 8। ये नंबर कितना हो गया? 24। लेकिन इससे पूछा है इनके वर्गों का योग, 8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 64, 24 का स्क्वायर 576, 576, 64, 640 मौजूद होता है नहीं होता है? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो हर नंबर में मौजूद होता है। अब पता है, हम मॉक देने बैठ गए, एचसीएफ के बारे में इतना तो पता होगा। अगर एचसीएफ 8 है तो इस नंबर में मौजूद होगा, इस नंबर में मौजूद होगा, क्योंकि 8 और 24 का एचसीएफ 8 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 8 इनका स्क्वायर पूछा है ना, तो इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर का सम, तो 8 का स्क्वायर 64, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को जोड़ा तो 640। नेक्स्ट, क्लियर? कह रहा है एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जाते हैं, लेकिन अगर 30, 27 बच्चे हैं तो उन्हें बराबर बराबर देने पर 3 लड्डू बचे हैं। यानी कि कोई भी नंबर हो, 3 घटाने पर 27 से कट जाना चाहिए, ऐसा नंबर होना चाहिए। मेरे सुनो, अगर 30 लड्डू होंगे, सुनो, अगर 30 लड्डू होंगे तो 3 बच जाएंगे,
अगर 40 लड्डू होंगे तो कितने बच जाएंगे? 13। 50 लड्डू होंगे तो कितने बच जाएंगे? 23। 60 लड्डू होंगे तो कितने बच जाएंगे? 6। सुनो, तुम समझ नहीं पा रहे क्या कह रहा हूं मैं। अभी तुम उठा के फेंक रहे हैं। सुनो, अगर 200 लड्डू हैं, सुनो, अगर ये 200 लड्डू हैं, पहले बातें सुनो। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटे गए। क्या 200 लड्डू 10 लोगों को बांट सकते हैं? यस। क्या 200 लड्डू 20 लोगों को बांट सकते हैं? यस। क्या 200 लड्डू 25 लोगों को बांट सकते हैं? यस। क्या 200 लड्डू को 27 लोगों में बांटे जाएंगे? 3 बच जाएंगे? दिखाता हूं मैं अभी। 27 एकम जाएगा नहीं, 27 चौके 108 होता है, तो 27 अट्ठे भी नहीं जाएगा, 27 सत्ते जाएगा। कितना जाएगा? सत्ते। 7 सत्ते 49 के 9, हाथ से लगे 4 7 दूनी 14 और 4 18। कितने लड्डू बच गए? 11। बचाने कितने हैं? 3। अब एक बात सुनो, 10 20 30 से सब कट जाएंगे, 10 25 से। आपको देखना 27 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? और बराबर बराबर देने पर कितने लड्डू बच जाते हैं? यानी 27 से भाग देने पर 3 बचना चाहिए। ऊपर देखो, अगर मैं 27 एकम 27 बचा 3, 30 27 एकम 3 बचे, नहीं बचे, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके देखोगे क्या? एक कंडीशन सेटिस्फाई करके देखोगे क्या? सिर्फ ये देखना है कि और अभी भी इसमें रुको, इसमें भी कुछ बताते हैं आपको नया। बच्चे कितने हैं? 27। और 3 लड्डू देने के बाद 3 बच जाए, यानी कि 3 घटाने के बाद वो नंबर 27 से कट जाना चाहिए। 3 रिमाइंडर शेष बच रहा है ना? 3 रिमाइंडर शेष बच रहा है ना? बांटने के बाद 27 लोगों में बांटने के बाद चाहे 1 मिले चाहे 2 मिले, डजंट मैटर, लेकिन उन 27 लोगों में बांटना, 27 बच्चे हैं, उनमें बांटने के बाद कितने लड्डू बच जाते हैं? 3। तो वो 3 घटाने के बाद 27 से कट जाना चाहिए। 3 घटाने के बाद 27 कट जाना चाहिए, मतलब 3 घटाने के बाद 9 का मल्टीपल 27 का मल्टीपल बन जाना चाहिए। और 9 का मल्टीपल बनने का मतलब संख्या के अंकों को 9 से कट जाना चाहिए। मैं दिखा रहा हूं इन चीजों को अभी अभी के अभी। समझो, लेकिन 27 बच्चे हैं। सुनो, क्या 200 में से 100 निकाल दिए जाएं, 3 निकाल दिए तो 197, क्या 27 से कट जाएगा? 27 से छोड़ो, 3 से तक नहीं कटेगा। 297, क्या 27 से कट जाएगा? 27 एकम 27, 27 एकम 27, 27 एकम 27। क्या 100 27 से कट जाएगा? सॉरी 97 कट जाएगा? नहीं। 400 में से 397, क्या 27 कट जाएगा? 3 के मल्टीपल ही नहीं है ये नंबर। 3 से नहीं कटेंगे, 27 से कटेंगे। 27 उनके बाप का बाप है। 3 का बाप कौन होता है? 9। और 9 का बाप कौन होता है? 27। तो 3 से नहीं कटना, 27 से कैसे कटेंगे? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, कह रहा है A का 10% B है तो 20 का B% कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवालों में लोग उलझ जाते हैं बिना मतलब के। A का 10% यानी 10/100 बराबर कितना है? B, यानी A बराबर कितना है? 10B। कितना है? 10B। तो कह रहा है 20 का B% कितना होगा? मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर मुझे यहां से B का मान निकालूं, चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहां से B का मान निकालूं तो A/10 आ जाएगा। B का मान आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? हमसे क्या पूछा है? 20 का B%, 20 का B%। तो B की जगह B की वैल्यू रख दूं? B, अरे पेज को खाली करो जरा। क्या मैं देखो A का 10% B के बराबर था, तो A/10 बराबर B आ जाएगा, क्योंकि जा 0 से जा 0 कट जाएगा। अब लिखा है 20 का B%, तो 20/100। और भाई साहब B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? A/10। कोई दिक्कत तो ना है तुमको? कोई दिक्कत तो ना है? तो देखो 20 पंजे 100, A बराबर 50। क्या लिखा ऑप्शन दिखाना? परसेंट पूछा है ना? A/50 है ना, और परसेंट बदलना है। नीचे करो, परसेंट बदलना है ना। अभी चिंता नहीं है ना? परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2%। सही है? अरे A का 10% B के बराबर था,
तो a बटा 10 बराबर b, देखा है b का 20%, 20 का b%, तो b की वैल्यू लगा दी क्योंकि a के टर्म में चाहिए थी, आंसर निकाल दिया। ले आया मान a बटा 50, लेकिन बाद में बदलना कहाँ में था, परसेंटेज में, परसेंट से गुणा कर दी। हाँ कुछ कहना चाहते हैं मेरा बाबू? लेकिन जिस बंदे को इस तरीके से समझाया नहीं है उसके समझ में आ जाएगा वो वाला तरीका है, ये भी तो है। वरना उर्ली हो जाता है आराम से, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलो, लेकिन जिसको हमने वो एरो वाला मेथड नहीं समझा है तो वहां से थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलो उसको कराते हैं, फिर भी कराते हैं। कह रहा a का 10% b है, a का 10% कितना है, b है, तो 20 का b% कितना होगा? तो a का 10% b है तो क्या मानो, b को कितना मान लो? दिखाएं तो a को आप कुछ ना कुछ तो वैल्यू मानोगे, जैसे यहां पर a को क्या माना था, a, अब a को क्या मान लो, 100, a को क्या मान लो, अगर a 100 है तो a का 10% b है ना, तो b 10 है? और तो b का 20%, 20 का b% कितना होगा, 2 होगा, 2% ऑफ a होगा। समझ पाओ तो ठीक, ना समझ पाओ तो ये सही है। नेक्स्ट, इसको हम ओरली कर सकते थे दिमाग में डायरेक्ट सोच के। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, 2 वर्षों के बाद उसने इसकी मरम्मत पर 2500 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि पड़ गया 20,500 का। कितने का पड़ गया? और इसने 12,300 में बेच दिया, तो हानि प्रतिज्ञात करो। कोई दिक्कत ना है, आसान है। देखो, वो खरीदा था उसने 18,000 में, कितने में खरीदा, और 2500 रुपये मरम्मत पे खर्च किए, तो पड़ गया 20,500 का। ये इसका कॉस्ट प्राइस है, सीपी क्रय मूल्य है, इतने का पड़ गया। और उसने इसे बेचा कितने में, 12,300 में। बेचा नहीं बेचा? तो हमने आपको एक बात बताई, अगर आपको याद हो तो सुनो 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 सुनो, हमने आपको एक बात बताई, अगर आपको याद हो तो। हमने क्या बात बताई है कि अगर ऐसा नंबर है तो 2 जीरो इधर से 2 जीरो इधर से काट दो, कोई फर्क पड़ेगा? ये तो समझ में आ रहा है कि 20, ये सेलिंग प्राइस है ना, ये कॉस्ट प्राइस है। 18,000 खरीदा था, 2,500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए, कितने का पड़ गया, 20,500, और बेच कितने में रहा है, 12,300 में। ये तो समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, एल फॉर लॉस कर लो। ये तो समझ में आ रहा है कि लॉस हो रहा है, बट कितना परसेंट हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। तो आप एक काम को देखिए, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2 जीरो इधर से उधर से काटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात पता है आपको, ये बात पता है। यानी कि 205 की चीज कितने की हो रही है, 123 की, लेकिन माइनस के L%। निकालने का तरीका आपको कई तरीके आते हैं, मैं इसको ओवरलीव करा सकता हूं। अगर आपने यहाँ पे 42% निकाला, या 46% निकाला, 44% निकाला, 40%, क्या निकालना है क्या नहीं मैं समझा रहा हूँ। पहला तरीका ये होता है कि ऐसे निकालना है 205 का कितना परसेंट, L%, L बटा 100, और यहाँ क्या लिखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो 205 में से आप 200 घटा दोगे, 5 मिलेगा, और 5 मिलेगा ना, आप कितना और जोड़ दो, 77, यानी कितना मिल जाएगा, 82। तो 82 तो हम बता रहे हैं। अगर 205 में से 123 घटाना है, इसको घटाने के कई तरीके होते हैं। हम अपना सब्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम कौन सा लगाते हैं, अगर 205 में से 200 घटा दोगे तो कितना मिलेगा, 5, और आपने कितनी ज्यादा घटा दी, 77, तो 82 हो जाएगा। 77 5 82। आप जैसे चाहें वैसे घटा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही होता है जिस तरीके से मैं कराता हूं। ठीक है, मैं कभी भी कोई फार्मूला यूज नहीं करता। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। एल बराबर कितना हो जाएगा, 82 गुणा 100 बटा 205। कोई दिक्कत, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5 20। कोई दिक्कत, 41 दूनी 82 और 20 दूनी 40%। ये तो लिखने का तरीका हुआ प्रॉपर। लेकिन बात बताऊं, इसको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं, इसको बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात को फिर से समझिएगा। कॉस्ट प्राइस थी 18,000, 2500 रुपये खर्च किए, पड़ गया 20,500 का, और इसे बेच रहा है 12,300 का, तो लॉस हो रहा है डेफिनेटली। ये 00 से 00 काट सकते, कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। ये 205 है, ये 123 है।
ये 205 123 है, तो 205 का L% बराबर 82, जैसे चाहे वैसे निकालो, आंसर आ गया। लेकिन इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, अगर आप समझ थोड़े से समझदार हैं। आप अगर थोड़े से समझदार हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं थी। मैं दिखाऊंगा आपको, जैसे मैं कराता हूं आपको परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, ये तो प्रॉपर तरीका करा दिया हमने। इस सवाल को आप और कैसे कर सकते थे आप, क्योंकि आपको समय बचाना है, ये मत सोचो कि सवाल करना आ गया तो बहुत खुश हो गए। सवाल करने से सिलेक्शन नहीं होगा, स्पीड से करने से सिलेक्शन होगा, है ना। अब बात ये थी कि ऑप्शन से अगर 205 का 46% निकालेंगे, 46 में से सिंगल 2 है, 46 में से 23 दूनी 46 सिंगल 2 है, और इससे 2 एक ही जीरो तो देगा। एक बार परसेंटेज बढ़ाओ या एक बार परसेंटेज घटाओ, 2 जीरो की आवश्यकता होती है, होती है नहीं होती। और इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल जीरो बनेगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे सिंगल जीरो बनेगा। 44 से इसकी बात करेंगे तो ये सिंगल जीरो बनेगा, क्यों? 5 इकलौता है, 44 में 4 दो हैं, दो हैं, 11 चौक 44, लेकिन 5 सिंगल है, तो तीनों ऑप्शन बिना देखे काट सकता था। इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होता। 205 में 5 सिंगल है नहीं, 41 पंजे 205 होता है। समझ में आया? ऐसे कर सकते हैं। फिलहाल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, तरीका मैंने समझा दिया, आगे बढ़िएगा। कह रहा है एक सेल में इत्र अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपए है तो इत्र का मूल अंकित ज्ञात कीजिए, कितना अमाउंट होगा। देखिएगा, कह रहा है किसी सेल में एमआरपी पता नहीं क्या थी, एमआरपी पता नहीं क्या थी। एमआरपी अगर 100 मान लोगे, कितनी मान लोगे? 100 यूनिट मान लोगे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 25%। और 100 का 25% कितना होगा? 25, यानी कि 75 यूनिट की जो वैल्यू है ये तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर इसकी एमआरपी 10 रुपए है, 2 रुपए की छूट दिया है तो 8 रुपए क्या है सेलिंग प्राइस है। एमआरपी 10, 2% 20% की डिस्काउंट दे दिया या 2 रुपए की छूट दे दी जाए तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा? 8। हमारे हिसाब से 75 रुपए, लेकिन इनके हिसाब से 6873 रुपए। सही बात है। और हमसे पूछा एमआरपी, 75 यूनिट की वैल्यू दे रखी है और 100 यूनिट की वैल्यू पूछिए, निकालिएगा। अगर यूनिट का मान निकालूंगा तो 6873 बटा 75 ये आएगा। और अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 6873 बटे 75 गुणा 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75। कोई दिक्कत? 3 से अगर मैं काटूं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 एकम 3, यही मिलेगा। 22 चौक 8800, 22 चौक और 9 तिया 27, यानी 88 27 91 से ऊपर जाएगा। देखना 91 से ऊपर जाएगा, 91 64, 91 64। ये सवाल का आंसर आएगा। पेज को खाली करो एक मिनट। एमआरपी कितनी? 100, नहीं पता तो 100। डिस्काउंट कितना? 25%, कितना मिला? 75। 75 यूनिट की वैल्यू 6873, यानी 1 यूनिट का मान 6873 बटे 100। लेकिन आपको तो एमआरपी बतानी थी, आपको क्या बतानी थी? और एमआरपी कितना था? 100 यूनिट। बस कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन लोगों की पुअर होती है तो दिक्कत होती है। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। दिखाऊंगा कैसे ओरली कर सकते हैं, कराऊं? ऑप्शन देखिएगा। अगर इसका 25% नंबर निकालिए, 91 46 का डेसिमल आएगा, क्योंकि सिंगल 2 है, सिंगल 2 है, डेसिमल आएगा। इसका भी डेसिमल आएगा बच्चा। 64 इसे ही आ सकता है, वो भी आ सकता है, दो में से एक चेक कर लो। अगर मैं 90 64 का 25% निकालूं तो 90 का 25% आएगा 2250। क्यों? आधे से आधा, 2250, और 64 का 16%, यानी 2250 और 16 2266। 2200 आएगा नहीं आएगा? और इसमें से 2266 घटाऊंगा, ये नंबर बच रहा है क्या? देखो नहीं बच रहा है। ये तरीका है ओरली का। मैं फिर समझाना चाहूंगा जो मैंने क्या किया। आप इस बात को समझिएगा कि ये सवाल क्लियर हो गया। तो ये 100 यूनिट जो मानना होता है ये बिगनर्स के लिए होता है। जब हम परसेंटेज को या प्रॉफिट लॉस को जब स्टार्ट करते हैं तब ये 100% मान के 100 यूनिट मान के सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको दिखाते हैं ऑप्शन से उठाना। कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन ऐसे भी करा दिया। कुछ लोग बिगिनर होंगे, कुछ लोग बिगिनर होंगे जिन्होंने अभी इस चीज़ को नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, इस सवाल का आंसर आ गया। अब इसको आप क्या कर सकते थे? क्लास बहुत लंबी हो जाएगी फिर ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो। सिर्फ सॉल्व कराएं, समझाएं नहीं।
अच्छा देखो, आप 91 46 का 20% नंबर डिस्काउंट करके देख लीजिए, जो भी नंबर आएगा डेसिमल आएगा। कैसा नंबर आएगा? डेसिमल। आप 90 66 का, ये दिख रहा है साफ साफ, 25% डिस्काउंट करके देख लीजिए, आएगा नंबर डेसिमल। लेकिन आना क्या चाहिए? 68 73। आना क्या चाहिए? 68 73। 90 64 का 25% डायरेक्ट निकल गया। 90 64 का 25% कैसे निकाला पता है? मैंने 9000 अलग कर दिया, 64 अलग कर दिया। 9000 अलग कर दूंगा तो 2250, 64 करूंगा 16, यानी 2266। 2200। अब 90 में से 22 निकाल दो, 90 में से 22 निकाल दो, 6800। और ये नंबर और कम बचेगा नहीं बचेगा? तो 6800 से नीचे आ रहा है, ये तो बच ही नहीं सकता। अरे खाली 90 में से 22 निकाल दो, तब भी कितना बचा? 6800। और 64 में से 66 और निकलेंगे, और कम जाएगा नहीं जाएगा? तो नंबर इससे तो नीचे आ रहा है, तो नंबर ये भी नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन नहीं हो सकता। 91 64 का करेक्ट होना उसकी, ऐसे तुम समझो। समझ में आया? नेक्स्ट, 25 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 50। और शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 40। और अंतिम 13 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 58। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करो। मैंने एवरेज आपको बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, मैं 2 तरीके से सवाल को कराना चाहूंगा, कोई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। सुनो, 25 का एवरेज जो है कितना है? 50। तो इन 25 का सम कितना हो जाएगा? 50 गुणे 25। मैं ये आपकी जिंदगी बर्बाद करा रहा हूं, चिंता मत करना। 25 पंजे 125, 1250 आ जाएगा, ये आ जाएगा। दूसरी बात, शुरुआती 13 प्रेक्षणों का औसत, 13 का जो एवरेज है वो कितना है? 40। तो इन 13 का सम कितना हो जाएगा? 13 चौका 52, 520। और अंतिम 13 का एवरेज जो है, ये फर्स्ट थे FIRST, ये थे लास्ट। 13 का जो एवरेज था वो कितना था? 58। तो इन 13 का जो सम होगा, 13 का जो सम होगा वो हो जाएगा 58 गुणे 13, यानी 13 पंजे 65, 650। और 13 अट्ठे 780, 13 78, 780, 780 में 754, यही आएगा। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, 520 हो ये, तो ये 13 ये हैं, 13 ये हैं, 26 का सम हो जाएगा। हो जाएगा? अरे 13 का सम ये है, 13 का सम ये है, तो 13 और 13 का सम कितने का हो जाएगा? 26 का सम। तो 26 का सम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दो, तो 520 1274, 1274 हो जाएगा। अब सोचो, 26 का सम में से 25 का सम घटा दो, 25 का सम घटा दो, तो 1274 में से 1250 घटा दो, तो कितना मिला? 24। लोग ऐसे करके खुश होते हैं, ये नहीं पता कि ये क्रियाक्रम का सामान इकट्ठा हो रहा है। इतनी लकड़ियाँ, कंडे वगैरह ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? फूंक दिए जाओगे? है ये तरीका बिल्कुल ही बेकार है, बेहुदा का तरीका है। बस ये कर सकते हैं आप, इतना सा बस आपके दिमाग में अगर आता तो आप ये कर लेते। मतलब इसी चीज को 50 गुणे 25 माइनस 13 गुणे 40 माइनस 13 गुणे 58, ऐसे निकाल लेते। हाँ, जो भी आएगा ऐसे कर लेते आप, लेकिन मजा नहीं आएगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, तब ये हालत खराब हो जाएगी इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए। तो मैंने प्रॉपर समझा दिया ना, आपको करना क्या चाहिए था वो मैं दिखाऊंगा आपको। समझा रहे हैं हम दोनों तरीके, ठीक है? जिसको जो सा अच्छा लगे वो रख लो, बाकी जान दो। देखिए, यहां पर 25 का जो एवरेज था वो कितना दे रखा था? 50। देखिए क्वेश्चन देखिए साथ साथ। और 13 का जो एवरेज था वो कितना था? 40। और अंतिम 13 का जो एवरेज था वो कितना था? 58। हमें पता है अगर यहां से निकालेंगे 26 का एवरेज आ जाएगा, और इन दोनों का आधा होता है 40 प्लस 58/2, आता है नहीं आता है? बराबर 49। 25 का एवरेज 50, 26 का एवरेज यानी एक आया है जो न्यू। अगर ये 50 लेके आता क्या होता? इसके आने से एवरेज 50 से कितना हो गया? 49। एवरेज में कितनी कमी?
और एवरेज में कमी होती है पूरे ग्रुप की 26, तो 50 माइनस 26 दिस इज 24 आंसर। ये सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन इसका सही। समझ में आया? बिना किसी फार्मूले के कैलकुलेशन टफ हो ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट अगला सवाल आपकी सेवा में हाजिर है। P/Q बराबर 2/3 एंड 2P प्लस Q, ये तो आसान है। इसमें क्या है ना, P की जगह कितना रख दो 2 और Q की जगह कितना रख दो 3। देखो P अनुपात Q बराबर है 2:3, सही है। और जो आपसे मान पूछा है मेरे भाई, वो पूछा है 2P प्लस Q अपॉन 5P माइनस 3Q। 2P की जगह कितना रख दो 2 प्लस Q की जगह कितना रख दो 3 बटा 5P की जगह कितना रख दो 2 माइनस 3Q की जगह कितना रख दो 3। तो 2 दूनी 4 और 3 7, 5 दूनी 10, 3 दिया 9, क्या आ गया 7/1। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज चंगा, वेरी गुड। समझ में आया नहीं आया? अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं x और y का अनुपात 4:7 है। यदि x में 6 जोड़ दिया जाए और y से 7 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो x और y के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए, एनीवन? देखिए x और y का अनुपात है 4:7, कितना है? तो x अगर 4 x ऊपर बटे y लिख लूं, सुन लो, कह रहा है x में क्या जोड़ दिया जाए 6, या मैं इसका मान डायरेक्ट नहीं लिख लूं। x का मान था 4 यूनिट और y का मान था 7 यूनिट। कह रहा है x में 6 जोड़ दिया जाए, लो 6 जोड़ दिए, और y से 7 घटा दिया जाए, 7 घटा दिया, तो उनका अनुपात कितना हो जाता है 3/4। 3/4 करें अब, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 चौक 16 यूनिट प्लस 6 चौक 24, 3 सत्ते 21 यूनिट माइनस 3 सत्ते 21। सही था क्या? सही था 21, कोई बात नहीं। 21 यूनिट इधर था, 16 यूनिट इधर था, 5 यूनिट बचेगा इधर, 24 इधर था, 21 इधर आ जाएगा तो 45 हो जाएगा। एन यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5, 9 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यूनिट का मान कितना आ जाएगा। और हमसे पूछा है एक्स और बाई का अंतर, तो एक्स और बाई का जो अंतर है वो कितना है 3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान है 3, 9 9 3 27। एक्स और बाई का अनुपात क्या था 4:7, तो एक्स का मान 4 यूनिट, बाई का मान 7 यूनिट, इसमें 6 जोड़ने को कहा, इसने 7 जोड़ने को कहा, अनुपात 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिट का मान कितना आ गया 9। और हमसे पूछा एक्स, अरे मत सोचना कि माइनस के 3 आएगा, भैया अंतर पूछा है, अंतर, चाहे एक्स में से बाई घटाओ चाहे बाई में से एक्स घटाओ, अंतर कितने का 3 यूनिट का। ये लो, समझ में आया? अरे डिफरेंस में कोई फर्क पड़ता है माइनस का? बढ़े आगे। नेक्स्ट कह रहा है 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:2। यदि अनुपात 1:2 में करना है तो कितना पानी मिलाना होगा, बताओ भैया। सारे चैप्टर रिकॉल हो रहे नहीं हो रहे? ये मिक्सचर एलिगेशन आ गया। साठ। देखिए मिल्क और जो वाटर का जो रेशियो था वो था 3:2, था नहीं था? इन दोनों को जोड़ा तो 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी भैया 75। सही है, ऐसे करो इसको,
कितना था 3:2, और इनकी जो वैल्यू थी 75 थी, तो 3 तो 5 यूनिट की वैल्यू 75, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15। तो ये कितने का हो जाएगा 45 का, ये कितने का हो जाएगा 30 का। अब आपको पता है अनुपात कितना करना है, 1 से अनुपात 1 करना है, उसका अनुपात 2 करना है। तो भाई साहब ये 45 से तो कम कर नहीं सकते, कहा पानी कितना मिलाया जाए, तो पानी कितना मिला दो, तो ये 45 रहेगा, लेकिन कितना हो जाएगा 90, 1:2 आ गया। सही है या ना सही है? दूसरा तरीका समझाएं, एक समझा रहे हैं, दूसरा तरीका समझाएं का, समझ में आया? मेल का वाटर का रेशियो क्या था 3:2, इसकी वैल्यू कितनी थी 75, तो 5 यूनिट की वैल्यू 75, यूनिट की वैल्यू 15, तो ये 15 45, 15 दूनी 30। इन्होंने कहा था कि ये मिल्क है ना, जो मिल्क है ना वो 1:2 में हो जाना चाहिए, मिल्क है वो 1:2 में हो जाना चाहिए। तो ये 45 था, ये 30 था, तो 30 में क्या मिला दो 60, तभी तो 90 हो जाएगा, तभी तो 1:2 आए। ऐसे आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन को कई ज़्यादा तरीके समझेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। 1 घंटे की होगी ना क्लास का वीडियो, 58 मिनट, चलो। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व एबीसी की औसत आयु कितनी थी 20, यानी कि पास्ट में ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज था वो कितना था 20, लेकिन प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो एवरेज हो जाएगा वो 20 + 5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा, हो जाएगा। 6 वर्ष पूर्व बी और सी की औसत आयु 9 थी नहीं थी? चलो एक काम करो, प्रेजेंट में ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 25 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का सम, यानी कि इनका जोड़। ये तो पता है ना 25 × 75 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे 3 लोगों का एवरेज 25 है ना, 3 लोगों का एवरेज 25 है, तो 3 लोगों का सम कितना हो जाएगा 75। दूसरी बात, बिफोर 6 ईयर, बिफोर 6 ईयर बी और सी का, बी और सी, बी प्लस सी का जो एवरेज था वो कितना था मेरे भाई 9। तो बी प्लस सी का प्रेजेंट में, कहां पर प्रेजेंट में जो एवरेज कितना हो जाएगा 9 + 6, मतलब कितना हो जाएगा 15। अब अगर मैं बी प्लस सी का सम निकालूं, बी प्लस सी का क्या निकालूं सम, तो आ जाएगा 15 × 2 मतलब 30। अब a प्लस बी प्लस सी का सम 75, बी प्लस सी का सम 30, तो a का सम कितना आ जाएगा 45, a का कितना आ जाएगा। अब पूछा क्या देखना, तो a की आयु 3 वर्ष, a इस समय कितने का है 45 का, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा 48 का। एक बात बताऊं तुम्हें, अब इसमें 5 क्यों जोड़ रहे हैं, यदि हमारे क्लास के एवरेज, मैंने बहुत अच्छे समझा है एवरेज को टॉपिक। आप लोग एक बात बताइए, अगर आपका एवरेज, आप इस समय 10 साल के हैं और आपका छोटा भाई 12 साल का है, आप इस समय 10 साल के हो, आपका छोटा भाई 12 साल का, तो आपका एवरेज कितना आएगा 12 × 10 = 11 आएगा। 3 साल के बाद आप हो जाएंगे 13 साल के और आपका भाई हो जाएगा 15 साल का, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 13 × 15 कितना होता है 26, 13 × 15 28, 28 का मतलब 14, 28 का मतलब 14। अगर तुमने प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ा तो क्या एवरेज में 3 जोड़ा? अगर मैं बता रहा हूँ 5 साल की बात हो रही है तो परिवार के सभी लोग 5-5 साल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, या खाली एक ही की उम्र बढ़ेगी? और वो मैंने तुमको एक तरीका बताया भी था, भाभी वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला भाभी वाला? वो दूसरी वाली भाभी, जनगणना वाला, जनगणना वाला। जैसे एक पति पत्नी थे, कौन थे? पति पत्नी। मेरी बात को ध्यान सुनना, बहुत चीज़ें तुम्हारी जिंदगी भर क्लियर रहेंगी। अगर पत्नी की शादी हुई 18 साल की उम्र में, तो जो पति ये था वाइफ, और जो हस्बैंड था वो था 25 साल का। कितने का था? 25 साल का। 25 जब जनगणना वाले आए, जब जनगणना वाले आए तो उन्होंने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो उन्होंने क्या कहा कि भैया उम्र बताओ। तो इनने क्या कहा, हमारे पति हैं वो हो गए 50 साल के। हाँ सुन तो लो। तो पत्नी की जब शादी हुई थी, पत्नी कितने साल की थी 18, और पति कितने साल का था 25, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जब जनगणना वाले आए तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पति हो चुके हैं 50 साल के, अगर पति की उम्र डबल हो गई तो हमारी भी डबल उम्र हो गई। सही बात है भाई साहब, यहाँ पत्नी 7 साल छोटी थी, यहाँ पर 14 साल छोटी गई।
14 साल छोटी होगी भाई, छोटी हो सकती है हाइट में, समझ में आया, उम्र में नहीं हो सकती है, उम्र में छोटी हो जाएगी। अब खुद सोचो यहाँ पे पत्नी कितने साल छोटी थी, तो ता उम्र 7 साल छोटी रहेगी नहीं रहेगी। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है तो ता उम्र 3 साल छोटा ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है तो ता उम्र मुझसे 3 साल बड़ी ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कभी 4 साल छोटी होगी कभी 7 साल छोटी होगी। अरे छोटा मोटा पतले गोरे ये सब होता रहेगा, कोई गोरा हो जाए, कोई काला, कोई पतला, कोई मोटा, ये सब चीज होते रहेंगी, लेकिन उम्र में नहीं हो सकता। इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना है ना। तो एक बात सुनो, अब इसको हम लिखते थोड़ी है ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज 5 साल पहले, हम तो डायरेक्ट लिखते हैं प्रेजेंट में कितना होना चाहिए भाई। 5 साल पहले 20 था, आज कितना हो जाएगा 25, यानी इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो एवरेज 25 सम कितना हो जाएगा 75, और 6 साल पहले इनका था ना एवरेज 9, हमें इससे क्या मतलब, आज कितना है 15 सम 30, सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। नेक्स्ट, बारह व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। उसी चौड़ाई और गहराई वाला 30 मीटर गड्ढा 6 दिनों में, एमडीएच मसाला याद है, एमडीएच याद है, एमडीएच याद है, वेरी गुड। एमडीएच मसाला, ये देख रहे हो, देखो एमडीएच क्या होता है, मैन, दिन और घंटे और इनके द्वारा किया गया काम। पहले व्यक्ति द्वारा घंटे हो तो पहले व्यक्ति का काम, दूसरे व्यक्ति का कितने व्यक्ति थे, कितने दिन लगे और कितने घंटे लगे, और दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया काम, यही लगाते हैं। 12 व्यक्ति थे, 20 मीटर गड्ढा खोदा ना, ये काम है कितने दिनों में, 8 दिनों में। घंटे नहीं दे रखे तो मत लगाओ, दे रखे होते तो लगा देते। उसी चौड़ाई और गहराई वाला गड्ढा कितना है 30 मीटर, दिन कितने, मैन आदमी कितने पता नहीं, लेकिन दिन कितने 6, काटो 0 से 0, कोई दिक्कत, 2 से काटेंगे 4, कोई दिक्कत, 6 से काटेंगे 2, तो 4 दूनी 8 3 24, आदमी कितने लगेंगे 24 व्यक्ति लगेंगे। कितने आदमी लगेंगे 24 आदमी लगेंगे। कौन दिक्कत, कौन आपत्ति, कौन विपत्ति, सब कुछ सही है, सब कुशल मंगल है। ये जीडी चल रहा है, जीडी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, पाइप एबीसी, अब देख रहे पूरा का पूरा मैथ्स रिकॉल हो रहा है। ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, अभी वर्क एंड टाइम का था, कभी किसी का आ रहा है कभी किसी का आ रहा है, तभी तो क्या मॉक लाना बहुत जरूरी होता है, कंप्लीट मैथ्स का रिवीजन होता रहता है आपका। देखिएगा, ए और बी 12 घंटे में मर सकता है। ए कितने घंटे में मर सकता है 12, और बी कितने घंटे में मर सकता है 18, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जो सी है वो खाली कर सकता है कितने घंटे में 8, तो टोटल वर्क मान लो इनका एलसीएम 18 दूनी 36, 18 चौक 72 से कट जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना मान लिया 72। अगर 72 लीटर के टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, अच्छी 72 लीटर टैंक को 18 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा 4। 72 लीटर टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा 9, कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, ए और बी को 4.5 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तो भाई साहब ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना है, 1 घंटे का काम 6 + 4 कितना है 10, तो ए प्लस बी का 4.5 घंटे का काम कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे समझो, ए 12 घंटे में, बी 18 घंटे में, सी 8 घंटे में खाली कर सकता था, टोटल काम कितना मान लिया 72। वर्क एंड टाइम बहुत अच्छे से बढ़ा है पाइप एंड सिस्टम में। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है 6, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कैपेसिटी 9,
अब ए प्लस बी 1 घंटे में कितना काम कर सकते हैं? ये 6 काम कर सकता है, ये 4 काम कर सकता है, कितना हो जाएगा 10। तो 4.5 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 45। 4.5 घंटे में कितना काम हो जाएगा? अब आपसे पूछा है कि सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। कोई बात नहीं, ए और बी को तो बंद कर दिया। चलो नीचे आओ, सुनो। तो सी 1 घंटे में 9 खाली कर सकता है, सी 1 घंटे में, तो 45 5 घंटे में खाली कर देगा, नहीं कर देगा? तो सी का समय निकालना है, सी का समय। तो काम कितना करना है? काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता। काम कितना करना है? 45। क्षमता कितनी है? 9। तो समय लगेगा 5। समय बराबर काम बटे क्षमता। यही सवाल है। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो ना हो रही है? सब कुछ कुशल मंगल चल रहा है? बढ़े आगे। देखिए, कह रहा है राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी को करने में कितना समय लगेगा? तो किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बदलो डायरेक्ट। समझ में आया? फिर सेकंड में आंसर आएगा, मिनट में बदल देना तो ज़्यादा आसान रहेगा, वरना मीटर प्रति मिनट में चेंज करोगे तो आपको पद को याद करना पड़ेगा। देखो, कह रहा है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, नहीं होता है? स्पीड कितनी है? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं, है 1950 बटा टाइम। तो टाइम निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा कायम आएगा सेकंड में, फिर कायम बदल देना मिनट में, हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखो। एक व्यक्ति को उसकी सामान्य चाल से 3/4 से चलते हुए निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय उसकी सामान्य चाल से दूरी को तयने वाले लगने समय से 1 घंटा 40 मिनट अधिक है। इसका मतलब समझते हो? अगर समय ज्यादा लग रहा है, स्पीड स्लो की गई होगी, स्पीड स्लो की गई होगी। समझ में आया नहीं आया? और स्पीड अगर बढ़ाई गई होती तो क्या होता? टाइम कम होता। होता नहीं होता? एक क्लास लंबी हो रही है लेकिन नेक्स्ट क्लास लंबी नहीं होंगी। चीज़ें समझ में आने लगी ना थोड़ी थोड़ी, कॉन्सेप्ट तो वही रिकॉल होंगे बार बार। ठीक है, देखिए पहले S1 और S2 का स्पीड का रेशियो दे रखा है 3 और 4। 3 और, अगर इस मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड 4 से 3 होगी, 3 से 4। अगर टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है तो स्पीड क्या हुई होगी? 4 से। अगर स्पीड 4 से 3 तो टाइम अपोजिट होता है, नहीं होता है? 3 से। आपके हिसाब से टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट, लेकिन इनके हिसाब से 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का मतलब 100 मिनट। सही बात है, सुन लो भाई साहब, समय ज्यादा लग रहा है। अगर समय ज्यादा लग रहा है तो स्पीड को बढ़ाया गया होगा, घटा गया होगा? तो स्पीड 4 से 3 की गई होगी, तो टाइम क्या हो गया? 3 से 4। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है? 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 100 मिनट। आपसे पूछा है पहले बताओ कितना समय लगता हो, तो समय तो T1। पहले समय कितना लगता था? T1 का मान 3 यूनिट है, तो 300 मिनट है ना। और 300 मिनट का मतलब कितने घंटे होता है? 300 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 300 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे? 5। ये आंसर है। सब कुछ कराए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जो ना कराए हो, बशर्ते आपको आना चाहिए। ये भी तो जरूरी है कि आपको आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े आगे। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। बोटें निश्चित में आ गई। धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा आने में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। कितना समय लगता है? बराबर। तो धारा की चाल बताइए। अगर धारा के साथ में जाते हैं तो स्पीड जुड़ती है घटती है? जुड़ती। जिधर पानी बह रहा है उधर भी तुम भी गिर जाओ उसमें, तो किधर उधर जाओगे नहीं जाओगे? तो मजा आएगा नहीं आएगा? और पानी जा रहा है इधर और तुम तैरो इधर, दिक्कत होगी। अरे इसको तो गोली मारो, साइकिल देखो, पहले स्कूल जाते थे ना, आंधी आती थी, आंधी, समझ में आया? और हम जाते थे इधर से करके जा रहे हैं, सामने से आ रही आंधी, तो साइकिल सीधी चलती, बहुत तेज चलती थी ना,
चलती नहीं थी, उड़ जाती थी, कभी इधर कभी इधर, और हम जा रहे हैं इधर और पीछे से है आंधी। फिर देखो हैंडल छोड़ के या कुछ भी करके पैर है वो हैंडल पर रख के चल रहे हैं आराम से, क्योंकि धक्का कौन लगा रहा है पीछे, हवा। मजा आता था। वही बात है, अगर पानी के बहाव के साथ में चल रहे हैं तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, बहाव के विपरीत चल रहे हैं तो स्पीड आपकी घट जाएगी। हाँ, देखिए इस सवाल को देखिए, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल है। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। मेरी बात को ध्यान सुनना, स्पीड बराबर हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर आप धारा की, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर, यानी कि जो बोट है ना, बोट की स्पीड कितनी है 9, और वाटर की स्पीड कितनी है पता नहीं, ठीक है। तो कह रहा है धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। तो समय बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन ये T1 D1 S1 हो जाएगा, या T2 D2 S2। लेकिन T1 और T2 कैसे हैं, बराबर, तो D1 बट्टे S1 बराबर D2 अपॉन S2 हो जाने चाहिए। ये बता रहा हूँ, बीमारी है ये, करना मत ऐसे, कभी समझा रहा हूँ। तो कह रहा है 9, अब डिस्टेंस कितनी है 33 किलोमीटर, लेकिन कह रहा है धारा, देखो सुनो, एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है धारा की दिशा में, यानी कि 33 प्लस W, सॉरी धारा की दिशा मतलब 9 प्लस W, 9 प्लस W, और धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाना है, तो 9 माइनस W। अब W को मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 9 और 2 11 3 33 3, और 9 में 2 का 7 3 33 3। W को मान कितना आ जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, W को मान निकालेंगे, मर जाओगे। W को मान निकालोगे मर जाओगे। समझ में आया, आया नहीं आया? अरे कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें W को मान निकालेंगे। ये तो मैंने पूरा लिखा दिया, फार्मूला लिखा दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की। पहले की डिस्टेंस कितनी थी 33, और जो स्पीड कितनी होगी, साथ में जा रही है ना बहाव के साथ में, तो B प्लस W स्पीड जुड़ेंगी, और दूसरी डिस्टेंस कितनी थी 21, अपोजिट जा रही है, तो 9 माइनस W, क्रॉस मल्टीप्लाई W को मान निकालो, या ऑप्शन से रख लो, दिमाग से रख लो। 9 में से 2 निकालेंगे, 7 3 21, 9 और 2 11 3 33। करना कैसे था, करना ये था मेरे भाई कि 9 किलोमीटर है 33 किलोमीटर, तुरंत ऑप्शन है 9 2 11, 11 3 33 3, 9, 9 में 2 निकाले 7, 7 3 21। समझ में आया? लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब जाके कहीं बातें समझ में आएंगी, वरना दिक्कत ही दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 रुपए हो जाती है, तो समाप्ति ज्ञात करिए। हाँ 1.5 वर्ष, सही है, क्योंकि 8,000 रुपए राशि 10% ईयरली है ना, और मामला हाफ ईयरली चलेगा, तो कितने परसेंट हो जाएगी 5%। कितने परसेंट हो जाएगी 5% हो जाएगी। करा रहा हूं अभी भाई, 10% ईयरली ले रहे हो ना, लेकिन अगर ब्याज जो लोगे वार्षिक लोगे तो 10% देंगे ना, अगर ब्याज अर्धवार्षिक लोगे तो हम 10% थोड़ी देंगे, कितना देंगे 5% देंगे। अमाउंट कितना था 8,000, अमाउंट कितना था 8,000, अमाउंट था 8,000, लेकिन ये रेट हो जाएगी 5%। कितने परसेंट, तो बढ़ाते जाओ जब तक कितनी ना हो जाए 9261। 8,000 का 5% 400 हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। 8400 का फिर से 5% बढ़ा दो, तो 84 का आधा 42,420 हो जाएगा, तो 84 8820 हो जाएगा, 8820। इसे हटाओ, फिर कितना बढ़ा दो 5%, 0 हट जाएगा, 800 441 हो जाएगा, क्यों 88 का आधा कितना हो जाता है 44, 441 हो जाता है। क्या इसमें जोड़ेंगे 9261 हो रहा है, तो 3 साइकिल लगी ना, मतलब 3 हाफ HALF, तो 3 समझते हैं, 3 हाफ का मतलब 1.5 बोतल होता है। अरे 3 हाफ 1.5 बोतल बराबर नहीं होती हैं बस। अरे कैसी बातें कर रहे हो, 3 हाफ 1.5 बोतल के बराबर होते हैं। हाँ अरे वो 1 से 1/2 बोतल, कोई दिक्कत, चढ़ गई तो बोतल का नाम सुनते ही चढ़ जाती है। 8,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 10% वार्षिक, रेट 10% ईयरली है, बट मामला हाफ ईयरली का, तो रेट आधी हो जाएगी 5% हो जाएगी।
अब 8000 को 5% बढ़ा दो, कब तक? जब तक 92 ना हो जाए। तो एक हाफ साइकिल, ए हाफ, 3 हाफ हो गए। तो 3 हाफ का मतलब 1.5 बोतल, 3 हाफ का मतलब 1.5 बोतल। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है? चलो, पता है एक बार आलसियों की रेस हुई। किसकी रेस हुई? आलसियों की। एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल इतना 40 मीटर और 72 वर्ग मीटर। आयत का परिमाप पता होना चाहिए, 2l प्लस बी होता है, पता होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। आयत का जो पेरीमीटर होता है वो 2l प्लस बी 40 दे रखा है, तो l प्लस बी 20 आ जाएगा। आएगा आएगा। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है l प्लस बी। देख लो बना दिया मैंने, फिर भी टेढ़ा बन गया था। बराबर कितना हो गया? 40। ये लैपटॉप फेंको मत हमारा, समझ में आ रहा है? 20 कितना आ जाएगा? 20। और इनका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 72। एल इंटू बी कितना दे रखा है? 72। और आपसे पूछा क्या है इसकी आयत के विकर्ण की लंबाई। अब आयत क्या होता है, इसमें विकर्ण क्या होता है, बहुत कुछ है। हाँ, आयत को डायगोनल कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये एल होती है, ये भी एल होती है, ये भी बी होती है और ये भी बी होती है। ये डायगोनल होता है। ये 90 डिग्री एंगल होता है। तो आपको एल और बी पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा। तो सोचो अगर ऐसे कोई नंबर हैं जिनको एल इंटू एल प्लस बी 20 हो और एल इंटू बी बराबर 72 हो, सोच सकते हो नंबर? सोचो। बोलो, नहीं आ रहा? ए अलजेब्रा सिखाया मैंने आपको कि एल माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर 4lb निकाल सकते हैं। तो ठीक है, एल प्लस बी कितना है? 400 हो जाएगा। 7 चौक 28 280। अरे 7 चौक 28 280 और 2 चौक 8 280 288 और 400 में से 288 घटा दो। नहीं आया। यहां से एल और बी के मान निकाल लेना, एल और बी के मान निकाल लेना, फिर यहां से विकर्ण निकाल लेना। ये सवाल आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की। बना आपका एल माइनस बी कैसे निकाल लो, मुझे नहीं पता। एल माइनस बी को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2l भी होना चाहिए। अब इसका खोलेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb माइनस 4lb। बचेगा नहीं बचेगा? सेम बचेगा। अरे ये सेम लिख सकते हैं, हमने कराया भैया। आपको एडवांस एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सब जैसे जितना सबको याद है उतना तुमको याद हो, कोई फायदा नहीं है। अब इसका मान आ जाएगा। अब अरे 7 चौक 28 280 और 2 चौक 8 280 और 8 288। अब 400 में से 288 निकालेंगे तो 112, यानी एल माइनस बी का होल स्क्वायर 112 आ जाएगा। तो एल माइनस बी कितना आ जाएगा? 16 7 112 होता है 4√7। 4√7। अब समझ में आ रहा है? लेकिन ऑप्शन जिस तरीके से हैं, देखो ऑप्शन दिखाने एक बार। ऑप्शन तो इंटीजर दे रखे हैं। चलो देखते हैं। वही तो है, एल और बी के मान में दिखा दे रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है सवाल में कुछ गड़बड़ है। देखो एल प्लस बी बराबर 20 था और एल माइनस बी बराबर 4√7 था। देख रहे हो एल और बी के मान कितने टिपिकल आएंगे? एल का मान आएगा 12√7 और बी का मान आएगा 20 में से कितने जाएंगे? घटेगा नहीं। 12√7 कहां से आ जाएगा? 10 प्लस 2√7 ये आएगा, और ये आएगा 10 माइनस 2√7। एल और बी के मान जोड़ के आधा घटा के आधा होता है, जोड़ के आधा घटा के आधा होता है। अब तुम्हें विकर्ण निकालना है। समझ में आ रहा है कितना टिपिकल हो रहा है? अब विकर्ण निकालना है यहाँ पे। तो ये बी का मान दे रखा है 10 माइनस 2√7। मुझे सवाल में को गलती लग रही है, और इसका मान है 10 प्लस 2√7। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। क्या हो जाएगा? 100 प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 सत्ते 28 और 100 28 जोड़ेंगे तो 128। ये आंसर आ रहा है, √128। हो
क्षेत्रफल सही है, विकर्ण सही है, एल प्लस बी एल इंटू बी 72 सही है, एल माइनस बी का स्क्वायर एल प्लस बी का 4 LB यानी एल माइनस बी 172 एल माइनस 4√7 जोड़ के आता 10 यानी 2 + 2√7 10 - 2√7 यानी कि टेस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना। अरे विकर्ण निकालना है ना, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है नहीं होता है, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा 10 - 2√7 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 2√7 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता नहीं होता। अरे देखो भैया बड़ी प्रॉपर्टी लग गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता नहीं होता ये वाली प्रॉपर्टी। तो बस यही लगा दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा 2a स्क्वायर मतलब 100 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 × 7 = 14 दूनी 28, तो आ जाएगा 256। अरे 128 दूनी 256 और 256 पे चलेगा रूट तो क्या आ जाएगा 16। अरे भाई साहब गजब आंसर है, देख रहे हो जीडी में क्वेश्चन आया इतना बड़ा और कुछ सॉल्यूशन नहीं हो सकता इसका, देख रहे हो जीडी का क्वेश्चन है, छोड़ना पड़ जाएगा भैया। हाँ 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 बात सही है। हाँ समझाएं एक बार, एक तो तरीका प्रॉपर हो गया एल इंटू बी। अगर आपने सुनो पेज को कहाँ लिए घूम रहे हो, उसको शांति रखो ना, रुक जाओ जरा होल्ड रखो, ठीक है। हमने दे रखा था परिमाप, हमें क्या दे रखा था परिमाप दे रखा था 2l + b = 40, तो l इंटू एल प्लस बी कितना आ जाएगा 20 और l इंटू बी बराबर कितना था 72। अगर हमारे दिमाग में ये बात आ रही है कि l माइनस बी निकालना है, क्या निकालना है l माइनस बी, तो l माइनस बी का होल स्क्वायर होता है l प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4lb, तो 400 - 288 112, एल माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 112, तो एल माइनस बी आ जाए 4√7 आ जाएगा। अब एल माइनस बी 4√7 और एल प्लस बी बराबर 20, तो एल का मान और बी का मान आ गए, जोड़ के आधा घटा के आधा, ठीक है। अब हमें ये इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हमने क्या कहा कि भैया जो कण का स्क्वायर होता है वो क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 10 - 2√7 का स्क्वायर प्लस 10 + 2√7 का स्क्वायर। यहाँ पर एक अलजेब्रिक प्रॉपर्टी होती है क्या, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर आ गया। लेकिन एक बात आप सोच सकते हैं, पता है क्या बताऊं, ऐसे करोगे तो नपैद हो जाओगे, कुछ बच नहीं रहा। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक चीज दिखाऊं आपको, सुनिए सुनिएगा, एक चीज आपको दिखा रहे हैं हम। देखो इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से कराऊं, ऐसे तो नपैद होगा, अगर इस तरीके से सोचा तो गए। मैं एक चीज दिखा रहा, आपको विकर्ण चाहिए ना, आपको विकर्ण चाहिए ना, मतलब क्या चाहिए ना, क्या चाहिए